friends, this is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55. सो here goes the वीडियो. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55 जो कि डील करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर से। इस वीडियो के अंदर हम राइट्स और लायबिलिटी सिर्फ सेलर की देखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आज हमारा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर के ऊपर होगा। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटर है कि हम पिछली चीजों को रिकॉल कर लें। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेल क्या होती है, सेक्शन 54 क्या कहता है सेल के रिगार्डिंग, उसके क्या एसेंशियल्स थे, कौन सी पार्टी सेलर होंगी, कौन सी पार्टी बायर्स होंगी। तो इन चीजों को माइंड में रखना जरूरी है, तभी हमें सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज को समझने में आसानी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये आज का कंसेप्ट जो है समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सेक्शन 55 की जो डायरेक्ट के अंदर वर्डिंग है उसमें सबसे पहले वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस लाइन की अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अब वो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तब उसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जो पार्टीज हैं सेलर और बायर, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ राइट्स और लायबिलिटीज को मेंशन करती हैं कि जब हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जब तक हमारी कंप्लीशन नहीं होती सेल की, तब तक सेलर के पास ये राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे या बायर की ये राइट्स और ड्यूटीज रहेंगी, और आफ्टर सेल सेलर और बायर की ये ड्यूटीज होंगी, ये राइट्स होंगे। अगर वो एज सच कोई चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करते हैं तो सेक्शन 55 ये कहता है कि तब उस सेल के टाइम पे, उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, जब तक सेल चल रही है या सेल कंप्लीट हो जाएगी तब तक वो राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए वो सेलर और बायर बाउंड होंगे। लेकिन इन केस अगर ऐसी राइट्स और लायबिलिटीज सेलर और बायर ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं करी है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रॉपर्टी का सेल का, वो उन्होंने नॉर्मल अपना सेल डीड बनाई है, रजिस्ट्री कराई है, लेकिन उन्होंने एज सच कोई राइट्स और लायबिलिटीज का मेंशन नहीं करा है, तब क्या सेक्शन 55 जो है एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 55 सेलर और बायर की कुछ राइट्स और लायबिलिटीज बताता है जिनको उन्हें फुलफिल करना जरूरी है। तो इन राइट्स और लायबिलिटीज के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पहला आता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल, यानी कि जब अभी सेल जो है प्रॉपरली नहीं हुई है, अभी हमारे पास पैसे आ गए हैं, रजिस्ट्री हो गया, लेकिन अभी हमने ऑनरशिप या पोजेशन नहीं दिया है, यानी अभी हमारी सेल जो है कंप्लीट नहीं हुई, अभी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हुई है बायर तक, उससे पहले जो राइट्स और लायबिलिटीज आती हैं। फिर दूसरी कंडीशन हमारी आती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, यानी कि जब सेल हो गई तब सेलर और बायर की क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि क्या राइट्स और क्या लायबिलिटीज हैं सेलर और बायर के। तो सबसे पहले आता है सेलर की ड्यूटीज, यानी सेलर की लायबिलिटीज बिफोर सेल, यानी सेल होने से पहले सेलर की क्या ड्यूटीज है, क्या लायबिलिटीज है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट। सेक्शन 55 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये कहता है कि ये सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को बताए अगर उसकी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड में या उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, और इसको डिस्क्लोज करना सेलर के लिए जरूरी है। अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है या कोई ऐसा फॉल्ट है प्रॉपर्टी के अंदर या उसकी टाइटल डीड के अंदर जो एपरेंट नहीं है या जो विजिबल नहीं है या जिसकी जानकारी किसी भी तरह से बायर को नहीं मिल सकती है, तो ऐसी ड्यूटी को, ये ड्यूटी है सेलर की वो कि ऐसे डिफेक्ट को वो डिस्क्लोज करे बायर के सामने सेल होने से पहले। यानी अगर उसकी जो प्रॉपर्टी जिसको वो सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या उस प्रॉपर्टी में या उसकी टाइटल डीड में कोई डिफेक्ट है, तो उसका डिस्क्लोज करना जरूरी है सेलर के लिए टू दी
बायर, यानी सेलर बायर को बताएगा कि अगर ये प्रॉपर्टी है, इसके टाइटल के अंदर या इस प्रॉपर्टी के अंदर ये डिफेक्ट है, तब वो बायर की मर्जी होगी कि वो उसको परचेज करे या ना करे। बट ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कि सेलर उसके सामने ये बात को डिस्क्लोज करे। सेकेंड ड्यूटी है प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड। अब बायर जो है सेलर से डिमांड कर सकता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ प्रॉपर्टी के लिए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होनी भी जरूरी है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए बायर जो है कभी भी सेलर से डिमांड कर सकता है कि मुझे टाइटल डीड दिखाओ, मुझे इस प्रॉपर्टी के कागजात दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। और ये सेलर की ड्यूटी है कि जब बायर उससे टाइटल डीड की या किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करे, तो सेलर जो है उसको प्रोड्यूस उसको देगा, वो टाइटल डीड उसको देनी पड़ेगी, उसके सामने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड देने पड़ेंगे, सो दैट कि बायर सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन ये सेलर जो है ये टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट्स तभी देगा अगर बायर उसकी डिमांड करेगा। अगर बायर किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करता है, तो ये सेलर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो टाइटल डीड को प्रोड्यूस करे या कोई डॉक्यूमेंट बायर को दे। हाँ, अगर बायर कहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट की स्टडी करनी है, तब बायर सेलर को जो है ये डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ड्यूटी है सेलर की वो है आंसर रेलेवेंट क्वेश्चन एज टू द टाइटल। अब जो हमारा बायर है वो डॉक्यूमेंट देख के तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन उसको और सेटिस्फेक्शन की जरूरत है क्योंकि वो पैसे खर्च रहा है। तो वो कहता है कि मैं प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाऊं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अगर वो कोई ऐसे क्वेश्चंस उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस करता है सेलर से, तो सेलर बाउंड है कि उन क्वेश्चंस का वो बायर को आंसर देगा, क्योंकि ये बात जो है बायर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। तो ये सेलर की ड्यूटी है कि वो उसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई करे, उसके हर रेलेवेंट क्वेश्चन को आंसर करे। नेक्स्ट ड्यूटी है सेलर की ड्यूटी टू एग्जीक्यूट कन्वेंस, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो जो सेलर है वो कन्वेंस को एग्जीक्यूट करे एट द प्रॉपर टाइम एंड एट द प्रॉपर प्लेस। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है कि इस दिन और इस जगह पे जो है हमारी एग्जीक्यूशन होगी, तब तो ठीक है कि उस जगह पे होगी। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो एट द प्रॉपर टाइम और एट द प्रॉपर प्लेस ये चीज होगी। अब प्रॉपर प्लेस क्या होगी, या तो प्रॉपर प्लेस होगी जिस जगह पे या जिस चीज की हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं उस जगह पे हो, या फिर जहां हमने डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उस जगह पे जो है एग्जीक्यूशन हो। तो दो ही प्रॉपर प्लेसेस है अगर प्लेस का मेंशन नहीं है। पहला तो यही होगा कि अगर लैंड है तो उसी लैंड पर जहां जिसकी प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं तो जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, जिस सॉलिसिटर के ऑफिस के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, वहां पर जो है हम एग्जीक्यूशन को करते हैं। तो ये सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे, प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करे एट द प्रॉपर प्लेस एंड एट द प्रॉपर टाइम। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम और प्लेस मेंशन है तो उस पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे सेलर जो है बायर को अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे। नेक्स्ट जो हमारी ड्यूटी है सेलर की वो है केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस दिन से लेकर सेल डे तक, जिस दिन प्रॉपर्टी सेल होनी है उस डे तक जो सेलर है वो उस प्रॉपर्टी को और उसकी टाइटल डीड्स को वैसे ही संभाल के रखेगा जैसे कि वो उसकी अपनी चीज है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। यानी कि वो प्रॉपर्टी को और टाइटल डीड्स को प्रॉपरली उनकी केयर टेकिंग करेगा, उनको प्रॉपरली उनको वैसे ही रखेगा जैसे कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी रख रहा था वैसे ही वो दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रखेगा। ये सेलर की ड्यूटी है। नेक्स्ट और द लास्ट ड्यूटी इज पेमेंट ऑफ आउटगोइंग्स। अब जब तक सेलर के पास प्रॉपर्टी है, जब तक प्रॉपर्टी की ऑनरशिप बायर के पास नहीं गई है, तब तक जो सेलर है वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो हर तरह की आउटगोइंग्स यानी गवर्नमेंट ड्यूज जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स या कोई भी गवर्नमेंट टैक्स या कोई पब्लिक चार्ज वो उस प्रॉपर्टी का पे करता रहेगा। यानी कि जिस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई उस दिन तो वो प्रॉपर्टी बायर की हो जाएगी, उस दिन से पहले तक
फॉर एग्जाम्पल कि कल प्रॉपर्टी सेल होनी है, कल ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो आज तक कि जितना भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर आउट गोइंग है या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी अगर किसी तरह की गवर्नमेंट चार्ज है, गवर्नमेंट ड्यू या पब्लिक चार्ज है, वो सेलर की देनी ड्यूटी है कि वो अपना जो सेलर है वो उन आउटगोइंग्स को पूरा फुलफिल करे, उन्हें पूरा पे करे। हाँ, जिस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई उसके बाद ये ड्यूटी बायर की हो जाएगी, बट टिल द डेट जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तब तक ये सेलर की ड्यूटी है कि वो हर गवर्नमेंट ड्यूज को, हर आउटगोइंग्स को पे करे। तो ये थी कुछ ड्यूटीज जो सेलर की थी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। अब हम देखते हैं वो ड्यूटीज जो सेलर की हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, यानी कि सेल होने के बाद। पहली ड्यूटी है उसकी गिविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली अगर सेल हो गई है तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन जो है बायर को दे दे। अगर वो जब तक बायर को पोजेशन नहीं देगा तब तक हमारी सेल्स की जो एसेंशियल्स है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये सेलर की फॉरमोस्ट ड्यूटी है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल कि वो जो पोजेशन है वो उसको जरूर दे बायर को। नेक्स्ट ड्यूटी है सेलर की कोवेनेंट फॉर टाइटल। ये भी बहुत जरूरी ड्यूटी है। ये क्या कहता है कि जो चीज की आप सेल कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी की आप सेल कर रहे हो, आपके पास उसकी ऑनरशिप का राइट होना जरूरी है। आप जिस चीज को कर रहे हो, आप जिस चीज को सेल कर रहे हो, आपके पास आप गारंटी लो कि हाँ जिस चीज को मैं सेल कर रहा हूँ उसके मेरे पास उसकी अथॉरिटी है उसको सेल करने की, मैं उसका मालिक हूँ। अगर मैं मालिक नहीं हूँ तो भी मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ। तो ये थी सेलर की ड्यूटी। और सेलर की नेक्स्ट ड्यूटी है डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, यानी कि जब सेल हो गई, जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, पोजेशन ट्रांसफर हो गया, तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि जो टाइटल डीड्स हैं, जो कागजात है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो रजिस्ट्री पेपर्स हैं या कोई और पेपर्स हैं, जो भी कागजात उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो जो है बायर को डिलीवर कर दे। बायर को डिलीवर कर दे ताकि बायर के पास भी जब बायर को जरूरत हो वो उन टाइटल डीड्स को यूज कर सके। लेकिन सेक्शन 55 क्लॉज 3 का एक प्रोवाइजो भी है। उस प्रोवाइजो में वो दो चीजें कहता है। पहला, वेयर द सेलर रिटेन्स दैट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी विद हिम विच इज ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू and such property is included in the document, the seller is entitled to retain all the documents with him. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये समझना भी जरूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो पर्सन हैं ए एंड बी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना हाउस बी को सेल करा। ए ने अपना हाउस बी को सेल करा। उस हाउस के अंदर 4 कमरे थे। ए ने क्या करा, पूरा हाउस सेल कर दिया, 3 कमरे सेल कर दिए और 1 कमरा उसने अपने लिए रख लिया। उसने वो कमरा नहीं सेल करा, बाकी का सारा घर उसने सेल कर दिया। तो इसमें सेक्शन 55 क्लॉज 3 का प्रोवाइजो ये कहता है कि जब सेलर प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और उसका ग्रेटेस्ट पार्ट या कोई पार्ट अपने पास रख लेता है, तब उसके पास ये राइट है कि वो जो टाइटल डीड है उसको अपने पास रख सकता है। और जब बायर डिमांड करेगा तब वो उसको पेपर दे सकता है, बट ये सेलर के पास राइट है। उसके पास ये सेक्शन 53 क्लॉज 3 के अंदर उसके पास ये पार्ट है कि वो टाइटल डीड्स को अपने पास रख सकता है, उन्हें रिटेन कर सकता है। अब सेक्शन 55 क्लॉज सब क्लॉज 3 का पार्ट प्रोवाइजो का सेकंड पार्ट ये कहता है, पहला तो ये कहता है कि अगर सेलर ने खुद उस प्रॉपर्टी में से कोई पार्ट अपने पास रखा है तो वो डॉक्यूमेंट को, उन टाइटल डीड्स को जो है रिटेन कर सकता है। अब दूसरे पार्ट में वो ये कहता है कि वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द सेवरल बायर्स, द पर्सन हु परचेजेस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी would be entitled to retain all the documents. अब यहाँ ये कहता है कि जहां एक प्रॉपर्टी, वही हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी। अब यहाँ पर क्या केस है, ए ने अपना घर सेल करा,
लेकिन अब उसने सेल एक पर्सन को नहीं करा, उसने 3 पर्सन को करा, बी, सी एंड डी। ए ने अपना घर बी, सी और डी तीनों को सेल कर दिया, एक एक कमरा तीनों को सेल कर दिया। तो अब जिसके पास ग्रेटेस्ट पार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल डी के पास ग्रेटेस्ट पार्ट है उस घर का, तो डी के पास ये राइट है कि वो टाइटल डीड को, वो डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है, उन्हें रिटेन कर सकता है। यानी कि एक प्रॉपर्टी जिसके सेवरल बायर्स हैं, उन बायर्स में से जिसके पास ग्रेटेस्ट पार्ट होगा वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन टाइटल डीड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और जब बाकी बायर्स को जरूरत होगी तब वो उनको दे सकता है, बट फॉर द लाइफ टाइम वो अपने पास उन पेपर्स को रख सकता है। ये बात कहता है सेक्शन 55 सब क्लॉज 3 का प्रोवाइसो। तो ये थी कुछ ड्यूटी सेलर की जो आती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल। आई होप आपको ड्यूटीज वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हो। ये इजी था बट थोड़ा सा टेक्निकल था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि डील करता है सेलर्स के राइट बिफोर सेल। यानी अब वो कहता है कि बिफोर सेल सेलर के पास क्या राइट है। अब देखते हैं क्या राइट्स थे। तो सेल होने से पहले सेलर के पास ये राइट थे, राइट टू टेक रेंट्स एंड प्रॉफिट। अब ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, सपोज करो सेलर ने, ए ने ये घर जो है बी को सेल कर दिया, लेकिन अभी ऑनरशिप डिलीवर नहीं हुई है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो टिल डेट जब तक ऑनरशिप नहीं होती तब तक उस घर, अगर वो घर किराए पे चढ़ा हुआ है, अगर वो उसका रेंट आ रहा है या उस घर से कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो सेलर के पास राइट है कि जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो रेंट और प्रॉफिट को अपने पास रख सकता है। जो भी रेंट या प्रॉफिट है वो अपने पास रख सकता है। जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो ड्यूटी और राइट जो है बायर का बनता है, उसमें सेलर का कोई हक नहीं है। लेकिन टिल द टाइम जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तब तक सेलर के पास ये राइट है कि वो रेंट और प्रॉफिट्स को या किसी भी तरह के बेनिफिशियल इंटरेस्ट को एंजॉय करे। ये था सेलर का राइट बिफोर सेल। अब हम देखते हैं सेलर का राइट आफ्टर सेल। अब सेलर का राइट है आफ्टर सेल, वो ये कहता है सेलर्स लियन और चार्ज। अब फॉर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को प्रॉपर्टी, अपना घर सेल कर दिया, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब बी ने जो है पैसे आधे दिए, सपोज करो 10 लाख में अगर उनका सौदा हुआ था तो बी ने 5 लाख दिए और 5 लाख उसने कहा था कि मैं बाद में दूंगा। उसने पोजेशन भी ले लिया। अब सेलर जो है ना ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है ना ही घर को पोजेशन वापस ले सकता है, क्योंकि हमने सेक्शन 54 के अंदर ये पढ़ा था कि ये चीज जरूरी नहीं है कि पेमेंट जो है ऑन टाइम ही होनी चाहिए। अगर पार्ट परफॉर्मेंस है या सॉरी पार्ट परफॉर्मेंस, अगर पार्ट पेमेंट है या पेमेंट का सिर्फ मेंशन है तब भी चल जाएगा। तो सेलर जो है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी नहीं ले सकता और ना ही उसको रिफ्यूज कर सकता है पोजेशन देने से और ना ही उसे वापस ले सकता है। तो इस बात से हम क्या कहते हैं, तब सेक्शन 55 का सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी कहता है कि सेलर के पास एक राइट होता है जिससे वो अनपेड मनी को रिकवर कर सकता है, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी चार्ज ऑफ द सेलर फॉर द अनपेड प्राइस। यानी कि जो प्राइस बायर ने सेलर को नहीं दिया, जो पेमेंट बायर ने सेलर को नहीं दी, उसके ऊपर स्टैट्यूटरी चार्ज लग जाता है, चार्ज लग जाता है या फिर लियन लग जाता है ऑन द प्रॉपर्टी, सो दैट कि सेलर का भी हक बचा रहे, क्योंकि उसने अपना घर दिया है, उसकी भी पेमेंट डूबनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम सेक्शन 55 के अंदर सेलर को ये राइट देते हैं कि अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है अनपेड रह जाती है या उसको प्रॉपर मनी नहीं मिलती है, अनपेड पेमेंट रह जाती है उसकी, तब उस अनपेड पेमेंट के ऊपर स्टैट्यूटरी चार्ज या स्टैट्यूटरी लियन लग जाता है। तो ये सेलर के पास एक राइट होता है जो उसके पेमेंट को वापस लाने का उसको हक देता है। तो ये थे सेलर के राइट्स बिफोर सेल एंड सेलर के राइट आफ्टर सेल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो।
आज हमने यही देखा कि सेलर के ड्यूटीज क्या होती हैं बिफोर सेल, उसकी 6 और 7 ड्यूटीज हैं, एंड सेलर की क्या ड्यूटीज है आफ्टर सेल, जो कि सिर्फ 3 ड्यूटीज थी। फिर हमने देखा कि सेलर के राइट्स क्या है बिफोर सेल। वो राइट्स ये थे कि वो अपने रेंट और प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से ले सकता है टिल द टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। और सेलर के राइट आफ्टर सेल ये थे कि वो अपनी अनपेड पेमेंट को लेने के लिए, उसके ऊपर रिकवर करने के लिए उस पे जो है स्टैट्यूटरी चार्ज लगा सकता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ आया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी, यू कैन कमेंट अस इन अ comment section, and don't forget to subscribe to our channel and tap on the bell icon. Thank you.